नमस्कार, मैं हूं नेहा कालिया। हमारी इस खास पेशकश सिटी स्कैन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सोनीपत के बारे में। हरियाणा में सोनीपत संसदीय क्षेत्र प्रदेश के जाट कोर लैंड का एक अहम हिस्सा है। लिहाजा अब तक यहां से ज्यादातर संख्या में जाट उम्मीदवार ही जीत दर्ज किए हैं, जबकि गैर जाट उम्मीदवार भी कई बार लोगों के भरोसे पर खरे उतरे और विजयी हुए। 16वीं लोकसभा चुनाव में भी जाट उम्मीदवारों के अलावा गैर जाट उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। लिहाजा लोगों की नजर में ये सीट काफी अहम मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में इस सिटी का सिटी स्कैन करते हैं और फैसला जनता पर छोड़ते हैं। सोनीपत संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबला है। दिलचस्प इसलिए कि सभी पार्टियों ने इतिहास के मद्देनजर रणनीति बनाई है और एक सोची समझी नीति के तहत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने जहां जगबीर मलिक पर भरोसा जताया है, वहीं इनेलो ने पदम सिंह दहिया को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रमेश कौशिक हैं और उधर आप से जय सिंह ठेकेदार चुनावी समर में है। साफ है, सभी पार्टियों ने चुनावी समर में चुन चुनकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने गोहाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगबीर मलिक को एक खास रणनीति के तहत मैदान में उतारा है। सोनीपत संसदीय क्षेत्र में मलिक गोत्र के जाट सबसे अधिक संख्या में है। इस गोत्र की वोट करीब 2 लाख के आसपास है। लिहाजा कांग्रेस ने जगबीर मलिक पर भरोसा जताया है, जबकि इनेलो ने पदम सिंह दहिया को उम्मीदवार बनाया है। दहिया गोत्र के जाटों की संख्या यहां मलिक गोत्र के बाद आती है। लिहाजा इनेलो ने पदम सिंह दहिया को उम्मीदवार बनाया। ब्राह्मणों की संख्या इस सीट पर करीब 1.5 से 2 लाख के बीच है। लिहाजा बीजेपी ने रमेश कौशिक पर भरोसा जताया है। उधर आप ने भी युद्धवीर सिंह ख्यालिया को मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों में रोड शो किए और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। गोहाना में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली है। इस रैली के जरिए नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। उधर इस इलाके के बीजेपी के बागी नेता प्रदीप सांगवान कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदीप सांगवान के इस फैसले से बीजेपी के नेताओं को करारा झटका लगा है। कुल मिलाकर कहें तो इस क्षेत्र में चुनावी राजनीति और जीत दर्ज करने की ललक चरम पर है। इस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें गन्नौर, राई, खरखौदा, गोहाना, बड़ौदा पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि सोनीपत विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी और जुनाना, सफीदो और जींद पर इनेलो ने परचम लहराया है। कुल मिलाकर कहें तो जाट लैंड की इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। सभी पार्टियां जीत के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन फैसला तो जनता के हाथ है। अब देखना ये है कि मतदाता किस उम्मीदवार के सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ इलेक्शन डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए अब आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए बताते हैं कि 2009 लोकसभा चुनाव में किस दल को कितने वोट मिले। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, बीएसपी तीसरे नंबर पर रही, और अगर हम बात करें दूसरों की तो वो सबसे आखिर में रहे, और आईएनसी की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले 3.4% उनको वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट मिले, जो कि आप एक लाल रंग की बिल्डिंग में देख पा रहे हैं। सोनीपत के बारे में तफसील से चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता अनिल मोर से, जो इस वक्त सीधे सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, हम बात कर रहे हैं सोनीपत की और आप इस वक्त सोनीपत में ही हैं। सोनीपत की जनता क्या चाहती है, क्योंकि जवाब आखिरकार जनता को ही देना है। अनिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए ना, जो आपने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया 2009 का
हाँ नेहा, देखिए जो आपने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया 2009 लोकसभा चुनाव का जो चुनाव परिणाम, तब का चुनाव और अब के चुनाव में काफी अंतर है। तब चुनाव चौधर के आधार पर लड़ा गया था। जो मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था उस वक्त कांग्रेस की लहर थी, चौधर की बात की जा रही थी, तो कांग्रेस आसानी से जीत गई। लेकिन अब की बार समीकरण यहाँ दूसरे दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जो कांग्रेस के मौजूदा सांसद है जितेंद्र मलिक, वो यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। उसके बाद यहाँ टिकटों की बंदरबांट हुई। यहाँ पर कई दावेदार थे कांग्रेस में भी टिकट के, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी जगबीर मलिक को टिकट लेने में कामयाब रहे। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, यहाँ पर टिकट के भी दूसरी पार्टियों में कई दावेदार थे। यहाँ पर जितेंद्र मलिक तो जो कांग्रेस के थे वो सांसद थे। अगर दूसरी पार्टी की बात करें, प्रदीप सांगवान बीजेपी के एक उम्मीदवार थे, कैप्टन अभिमन्यु का नाम आ रहा था, लेकिन बाजी आखिरकार जो कांग्रेस के बागी नेता रहे रमेश कौशिक उनके हाथ लगे। इसी तरह इनेलो में तो इतनी ज्यादा टिकट की होती नहीं है जोर रजमश, क्योंकि यहाँ पर टिकट का फैसला पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को ही करना होता है। तो इस तरह से अगर जो पिछला चुनाव था, अब का चुनाव था, काफी अंतर है पिछली बार और अब की बार। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हमें दिख रही है, क्योंकि जो मौजूदा सांसद जितेंद्र मलिक चुनाव लड़ने से साफ मना कर चुके थे। सीधा सी बात है कि उन्होंने जो विकास कार्य करवाने थे वो करवा नहीं पाए, इसी वजह से चुनाव लड़ने से मना कर गए थे। लेकिन अब की बार यहाँ पर मोदी फैक्टर की बात की जा रही है। जो आम आदमी है या बीजेपी की बात करें, मोदी फैक्टर के जरिए सीट को निकालने की दावा कर रही है। नेहा जी अनिल, अब जो आपके साथ लोग खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, जिस भी प्रत्याशी को वो वोट देंगे उनकी क्या उम्मीदें हैं उस प्रत्याशी से। बिल्कुल, देखिए हम आज सोनीपत का सिटी स्कैन कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी यहाँ पर युवा भी मौजूद है, काफ़ी सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे ही जानना चाहेंगे उनकी क्या है, वो किस तरह का वो सिटी स्कैन करेंगे सोनीपत का। आप युवा हैं, अब की बार आपको क्या लगता है, आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? हम पार्टी को नहीं, नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे, और जिनकी वजह से पूरे देश में आज बीजेपी की लहर है। हम एक सुशासन की कामना करते हैं, और आज जो गोहाना में रैली हुई, ये दिखा भी दिया उन्होंने कि पूरे देश में मोदी जी की लहर है। लगभग 6 लाख के करीब जो आदमी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने एक तरह से यहाँ कांग्रेस की जो ताबूत था उसमें आखिरी कील ठोकने का। मोदी को वोट तो दे रहे, लेकिन जो यहाँ पे उम्मीदवार कांग्रेस के बागी नेता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो कांग्रेस के बागी नेता नहीं, उससे पहले वो हरियाणा विकास पार्टी में थे, और हरियाणा विकास पार्टी का और भाजपा का जो है गठबंधन रहा है। तो उसके बाद वो कांग्रेस में गए, क्योंकि उस टाइम पे हरियाणा विकास पार्टी जो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। और उसके नहीं हरियाणा विकास पार्टी से थे वो, और इसलिए हम उसको कांग्रेस के बागी नेता नहीं कह सकते। वो पुराने, उनके अंदर बीजेपी के संस्कार रहे हैं, उसके अंदर बीजेपी का खून है। जो पिछले आपके सांसद है जितेंद्र, उनके कार्यकाल में किस तरह के काम हुए, कि क्या देखते हैं आप? नहीं जी, मोदी जी जिंदाबाद हैं, बस मोदी जी के साथ है जी। नहीं, अगर जितेंद्र मलिक के कार्यकाल की बात करें, उसको कैसे देखेंगे? देखो सर, हमने तो मतलब हम सिटी में रहते हैं पिछले 10 साल से, हमने आज तक जितेंद्र मलिक को एक बार भी हमारे सिटी में आते हुए नहीं देखा। कभी ये नहीं देखा हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, मतलब नाम के एमपी है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? हम तो सर मोदी से, केवल मोदी, बीजेपी मोदी। आप मोदी को वोट देने की बात करें, अगर चौधर की बात करें, मुख्यमंत्री हुड्डा आपके इलाके से आते हैं, आपकी बेल्ट है सोनीपत रोहतक में, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं? अब हुड्डा साहब को देख लो ना, पिछले 10 साल में कितनी बार आए सोनीपत में? 2 बार आए होंगे, शायद 3 बार आए होंगे। खाली वादे कर दिए बस, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। मतलब आप कह रहे कांग्रेस सिर्फ वादे किए, नरेंद्र मोदी काम करवा सकते? कांग्रेस को तो बिल्कुल बाइकाट है, 0% हमारी तरफ से 0% है। अब कांग्रेस के खिलाफत दिख रही है, लोग मुख्यमंत्री हुड्डा की भी खिलाफत कर रहे हैं। हमारे साथ एक सीनियर है, आप बताइए, आप अब की बार किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? बस अब भाजपा को देने जा रहे हैं। बीजेपी ही क्यों, और अल्टरनेट नहीं आपके पास? कांग्रेस भी है, इनेलो भी है। कांग्रेस तो भाई इसने तो कति जड़ तक खो देता, वो बढ़िया है। ऐसी क्या खास वजह है कि आप इतना नाराज हैं? खास वजह था भाई, इतना बढ़िया नेता है मोदी। कांग्रेस तो कुछ करती नहीं, वैसे तो यो हमें छोटा भाई कहता है, काम कुछ हमारे करता नहीं। रमेश कौशिक के बारे में काफी अफवाहें, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बदली, कई उन पर आरोप लगते हैं, तो आप रमेश कौशिक के साथ? पार्टी बेशक बदली हो, आप मोदी को वोट दे रहे हैं और मोदी को ही देंगे। आज नरेंद्र मोदी की रैली में गए थे आप? हाँ गए थे, नरेंद्र मोदी की रैली में गए थे। बढ़िया रैली थी, 6 लाख के करीब आदमी थे, और नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। यहाँ पर काफी उम्मीद जनता है जो मौजूद साफ तौर पर कह रही है, जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, कांग्रेस का जो कार्यकाल था, मौजूदा सांसद थे जितेंद्र मलिक, उन्होंने कोई खास काम नहीं करा, इसी वजह से वो अपनी सीट छोड़कर चले गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और यहाँ पर लोग मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मोदी को ही वोट देंगे, वो उनके लिए मायने नहीं रखता उम्मीदवार कौन है, चाहे रमेश
कौशिक आया कोई उम्मीदवार के लिए मायने नहीं रखने के लिए मायने सिर्फ मोदी फैक्टर ही कर रहा है। और अब मैं आपको बता दूं आज नरेंद्र मोदी की रैली भी थी गोवाना में, और वो रैली भीड़ के लिए ऐसा मैं नहीं कह सकता, वो काफी बड़ी रैली थी, लेकिन बीजेपी में उत्साह भरने के लिए वो रैली काफी अहम मानी जा सकती है। जी अनिल, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी और मैं चाहूंगी ये आपके साथ जो लोग खड़े हैं आप उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि जब आप पूछ रहे हैं कि किस पार्टी को वोट देंगे तो वो मोदी का नाम ही ले रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो पार्टी तो बीजेपी है, और अगर रमेश कौशिक की भी वो बात कर रहे हैं तो रमेश कौशिक, हम मानते हैं कि रमेश कौशिक में बीजेपी का, जिस तरह से उन्होंने कहा कि खून बीजेपी का है, हालांकि उनका बयान है, हमारी तरफ से कोई बयान नहीं है, तो उन्होंने पहले बीजेपी क्यों छोड़ी, उसके बाद वो कांग्रेस में, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो ऐसे प्रत्याशी को क्या वोट देना सही होगा? सहयोगी या लाजपत है जो काफी दिनों से सोनीपत की राजनीति को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से देखते हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। लाजपत जो यहाँ का चुनाव है, आप किस तरह देखते हैं सोनीपत के चुनाव? यहाँ पे जो सोनीपत में तिकोना अभी चुनाव है, क्योंकि अभी लोग बाग जो हैं वो चिंता में है कि किसको वोट दें किसको ना दें, क्योंकि अभी जो आज मोदी ने जो रैली की है गोहाना में, उसमें एक लोगों में चर्चा जरूर फैली है कि मोदी का कोई फैक्टर काम आएगा, लेकिन अभी जो वोटर है वो बिल्कुल एक दुविधा में फंसा हुआ है कि किसको वोट दें किसको ना दें। आप त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं, अगर रमेश कौशिक की बात करें, रमेश कौशिक के बारे में किस तरह देखते हैं कि चुनाव कितना आसान रहेगा उनके लिए? रमेश कौशिक जो है ना, पिछले जो टाइम पे था राई से एमएलए था, फिर उसके बाद उन्होंने अपना, उनको टिकट नहीं मिली थी, फिर उन्होंने पार्टी बदल दी, तो लोगों में एक बागी का जो दाग लगा है, वो एक सबसे अहम बात है कि जो बागी का जो दाग लगा है उससे कहीं ना कहीं मोदी के भी नाम पर बात उछलेगी। ये जाट सीट है पूरी तरह सोनीपत, जाट मतदाता का रुख का किस तरह देखते हैं आप? यहाँ पे जातिवाद की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर सभी को वोट करना होता है अपना। 5 साल तक जनता जो घुट कर रहती है, एक ही दिन एक उनको मौका मिलता है कि जो अपना मत को दें, और वो अपने मत को देकर किसको चुनना चाहते हैं वो जो जनता बताएगी, वो सिर्फ 10 तारीख को बताएगी कि किसको कौन सा प्रत्याशी अच्छा लगता है, वो तो जनता ही बताएगी। बिल्कुल, यहाँ पर लाजपत कह रहे हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हमारे साथ एक सज्जन और जुड़े। सर, अब की बार आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? हम नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हैं, और इस उम्मीद में वोट देना चाहते हैं कि हमारी सीमा का भी सुरक्षा रख सकता है ये प्रधानमंत्री, और देश का भी बहुत सख्त नेता है। और पूरे आज की रैली के बारे में क्या कहेंगे? रैली कैसी रही, कैसी लगी आपको? रैली बहुत गजब की रैली लगी, और रैली में एक तरफा लगा। आप बताइए, आप किस पार्टी की तरफ हैं, आप किस पार्टी का कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा, क्योंकि हरियाणा में जितने भी विकास हुए हैं ओनली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाए हैं। उससे पहले कोई भी खासकर सोनीपत रोहतक के अंदर किसी ने कोई काम नहीं करवा जितना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया। अभी एक सज्जन ने कहा कि सोनीपत में समस्याओं का अंबार है, कोई खास काम नहीं करवा पाए सांसद साहब। सोनीपत के अंदर जितने भी काम को चल रहे हैं, रोड का और किसी चीज का, तमाम के तमाम, कोई किसी जगह बकाया नहीं है जहाँ काम नहीं चल रहे। हर जगह सोनीपत के अंदर हर उसके अंदर विकास हो रहा है, हर गांव के अंदर, क्योंकि जैसे हर गांव के अंदर कोई भी है हॉस्पिटल, प्रोजेक्ट लेके आए। हाँ, सबसे बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाए हैं, इससे पहले कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ था। बिल्कुल, नेहा एक सज्जन हमारे साथ है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि अगर बात करें चौधर की बात आ जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन करवाना है कांग्रेस से, तो उनके लिए सोनीपत की सीट काफी अहम बन जाती है, और सोनीपत की सीट अगर वो निकालते हैं तो वो विधानसभा में कुछ लीड कर सकते हैं। और इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो सोनीपत के लिए भी काफी बड़े प्रोजेक्ट ले गए, एजुकेशन सिटी की बात है, कई और प्रोजेक्ट की बात कह रहे हैं। लेकिन हालांकि जो इनके मौजूदा सांसद है जितेंद्र मलिक खुद चुनाव लड़ने से मना कर देते, उसके पीछे वजह कुछ हो, उनका स्वास्थ्य हो या उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, वो भी हो सकती है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं आपकी बात? बीजेपी को। बीजेपी ही क्यों? क्योंकि मोदी से अच्छा कोई पीएम नहीं बन सकता देश में। तो आप रमेश कौशिक चुनाव प्रचार में लगे? मैं रमेश कौशिक के वोट नहीं दूंगा, मैं पदम सिंह दहिया की दूंगा। तो अभी मतलब आप रमेश कौशिक की वोट क्यों देंगे? क्योंकि पदम सिंह दहिया की छवि सबसे अच्छी छवि है, रमेश कौशिक से बहुत अच्छी छवि है। हमारी सीट पे जो कैंडिडेट है वो बोधा है बीजेपी का, ठीक है। जो टिकटें मिली हैं वो गलत मिली हैं, ठीक है। हम मोदी को देना चाह रहे हैं, वो किस तरह पहुंचाएंगे वो हम रास्ता आप खुद चुनेंगे। 5 साल में एक बार चांस मिला है, वो चांस हम खुद लेंगे।
किस तरह मोदी बिल्कुल नया। देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, ये चाहते तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन वोट वो रमेश कौशिक को, बीजेपी उम्मीदवार को नहीं देंगे, वोट वो इनेलो को देंगे। जी अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मोदी या बीजेपी, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपके पास दोबारा से रुक करूंगी। देखिए आपका स्वागत है सिटी स्कैन में। आज हम बात कर रहे हैं सोनीपत की सीट की, और इस मुद्दे पर अनिल मोर से हम सीधे बात कर रहे हैं। और अनिल मोर वहां पर सोनीपत में ही है, जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जो जनता की राय है वो हमें बता रहे हैं। दोबारा रुख करेंगे अनिल मोर की तरफ। अनिल, मेरा सवाल यही है और मैं चाहूंगी जनता से जरूर पूछे कि वोट मोदी को या बीजेपी को, क्योंकि हर कोई मोदी बोल रहा है। शायद पार्टी में को लेकर लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल वही ने हमें आपको बता रहा था। तभी भी कुछ लोगों ने कहा कि वो चाहते तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन वो वोट बीजेपी उम्मीदवार को नहीं देंगे, वो वोट इनेलो को देंगे। और यही डर शायद बीजेपी को सता रहा है। जो आज नरेंद्र मोदी की रैली थी, नरेंद्र मोदी की ने अपनी रैली में जो उनकी स्पीच थी, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो हरियाणा की जनता है वो चश्मे के नजरिए से ना देखें। चश्मे का नजरिया मतलब ऐनक, जो इनेलो का चुनाव थी, इनेलो का नजरिया कहना साफ साफ था कि आप इनेलो की तरफ मत देखिए। जो बीजेपी का अलायंस है वो हजका से है, आप उनके अलायंस को ही वोट दीजिए। आप ये ना समझिए कि जो इनेलो के नेता हर मंच पर कहते हैं कि आप वोट इनेलो को दीजिए और इनेलो के जरिए ही मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप वोट हजका या बीजेपी को ही दीजिए, आप इनेलो को नहीं दीजिए। और वही डर बीजेपी को सता रहा है और वही यहाँ पर जनता साफ साफ तौर पर कह रही है। हम एक सज्जन से बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 2005 में काउंसलर बना था। उससे पहले किसी ने ये पता नहीं होता था एकेएमसी क्या चीज़ होती है, कितने काम करता है। मैंने 2005 से 2010 तक 8 करोड़ के काम कराए। आपने काम करवाए थे, जो आपके मौजूदा सांसद, आप काउंसलर है कांग्रेस के, तो वो सीट क्यों छोड़ के चले? नहीं जी, मैं काउंसलर कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं आज़ाद उम्मीदवार काउंसलर हूँ। और 8 करोड़ के काम जो कराए, हुड्डा सरकार ने पैसे दिए तो कराए, नहीं तो काम कहाँ से कराते थे। और 6 करोड़ के इस टाइम करा दिए। 31 वार्ड में सोनीपत में सबसे टॉप काम कराया है। तो हुड्डा सरकार ने सांसद कोटे से कुछ काम हुए हैं यहाँ पे? हाँ, सांसद के लायक बहुत काम हुए हैं जी। सांसद ने अपनी जो ग्रांटें हैं, आप 10 MP अपने हरियाणा के अंदर बने हैं। हमारे सोनीपत का सांसद का आप रिकॉर्ड उठा के देखियो, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने अपनी ग्रांट का सबसे ज्यादा दिया। दीपेंद्र से भी ज्यादा पैसा जितेंद्र मलिक ने बांटा। हमारे साथ एक युवा और साथ में, आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? मोदी को भैया। तो मतलब अब नरेंद्र मोदी को वोट देंगे हम, तो यहाँ पर रमेश कौशिक को ही वोट देंगे? हाँ जी। हमारे साथ कुछ और युवा है, अभी एक काउंसलर है, काउंसलर ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की तरफ से काफी काम हुए हैं। हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो कोई सोनीपत में विकास किया किसी भी तरह का। ठीक है, आप सोनीपत में पूरे शहर में घूम के देखिए, कहीं बाइक तक चलाने की व्यवस्था नहीं है। कारें तो लोगों चला ही नहीं सकते हैं सोनीपत शहर में। नरेंद्र मोदी की बात करें, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो विकास की बात करते हैं, क्या उन्होंने विकास किया कहाँ है? आप शहर में, आप लोग भी शहर में घूमते हैं, कहीं विकास हुआ है? आप शहर में, आप लोग भी घूमते हैं, आप दिखाइए अपने मीडिया में कि विकास कहाँ हुआ है शहर में। शहर में आप लोग गाड़ी से क्या बाइक से नहीं जा सकते? इतना बड़े प्रोजेक्ट है, एजुकेशन सिटी है, कुछ और बड़े प्रोजेक्ट के दावे किए जाते हैं। खोखले दावे। रेल कोच फैक्ट्री जो है, इन्होंने अनाउंस किया कि सोनीपत को देंगे, सेंटर ने मंजूरी क्यों नहीं दी? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो क्या मंजूरी नहीं मिलती? क्यों नहीं मिली? बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस है उनकी तरफ से दावे ज्यादा किए गए, काम कम हुआ। मेरे साथ एक और युवा आ गए, आप किस पार्टी को, आप तो बोल चुके शायद। मैं बीजेपी को वोट करता हूँ। कारण वे बोलते हैं
कांग्रेस के नेता जो बोलते हैं हमने सोनीपत में विकास किया, क्या विकास किया? सारा सोनीपत पाट दिया। यार एक आदमी मकान बनाता है तो एक कमरा तो बचा लेता है जिसमें घर का सामान रख ले, इन्होंने सारा का सारा फाड़ दिया। यार कहाँ जाए? बिल्कुल 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 नाराज है कांग्रेस पार्टी से और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना सीएम ने काम करवाया ना सांसद ने काम करवाया। हमारे साथ कुछ और युवा है, आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? पार्टी वोट देंगे नरेंद्र मोदी को, लेकिन एज ए सीएम हुड्डा साहब ने बहुत काम करवाए हैं, उनकी तरफ भी हमारा रुझान रहेगा। एमएलए में उनकी देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री 100% मोदी को बनवाएंगे। आपकी ऊपरली वोट मोदी को और निचली वोट सीएम को? नीचे वाली वोट हम कांग्रेस को देंगे, लेकिन ऊपर वाली वोट मोदी के खाते में जाएगी। बिल्कुल, लोग साफ तौर पर अभी इशारा कर रहे हैं कि उनकी ऊपरली वोट मोदी को हो सकती है, लेकिन निचली वोट वो विधानसभा वाली जो वोट होगी सीएम को भी दे सकते हैं। इनका साफ तौर पर कहने को भले नरेंद्र मोदी को चाहते हो, लेकिन वो वोट मुख्यमंत्री की तरफ भी झुक सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर चौधर की बात आ जाती है। प्रधानमंत्री बनाए, ठीक है, बनाए, बिल्कुल ठीक है। अनिल, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, जाटकोर लैंड है तो जाटों का कितना एक अहम रोल रहेगा? सब बोलो, शुद्ध बोलो। देखिए, अगर सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें, बिल्कुल जाट बहुल सीट है, यहाँ पर जाट मतदाता काफी और जाट मतदाता ही डिसाइड करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ बार यहाँ पर ब्राह्मण उम्मीदवार भी जीते और सांसद बने, अरविंद शर्मा भी आज से जीते हैं। और अगर अब की बार इस राजनीतिक सिनेरियो की बात करें, अब की बार यहाँ से लगभग सभी पार्टियों ने जाट उम्मीदवार उतारे, लेकिन बीजेपी के ही रमेश कौशिक ऐसे उम्मीदवार जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो यहाँ पर जाट मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन जब कई जाट उम्मीदवार आ जाते हैं चुनाव मैदान में और एक बीजेपी का उम्मीदवार जो नॉन जाट है, तो यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। तो अनिल, फिर क्या सोचा जाए? आखिर जो सोनीपत की जनता है, हालांकि जिस तरह से सोनीपत की जनता बात कर रही है, अपने फैसले सुना रही है, साफ समझ में आ रहा है कि वोटर जागरूक है, तो क्या उम्मीद कर रही है इस वक्त प्रत्याशी से? देखिए, जो सोनीपत का वोटर काफी जागरूक माना जाता है, क्योंकि सोनीपत राजनीति का पुराना गढ़ रहा है। अगर 9 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर जो 3 विधानसभा सीटें गन्नौर, राय, सोनीपत और यहाँ का जाट मतदाता जो यहाँ का वोटर है, ये जीटी रोड बेल्ट का मूड रखता है। अगर बाकी जो अंदर आ जाते हैं, हमें ये जींद आ गया, जुलाना, सविदों और ये बाकी बड़ौदा का इलाका आ गया, यहाँ का मतदाता बिल्कुल एक तरह से जाट मतदाता आ जाता है। तो इस तरह का बिल्कुल मिला जुला समीकरण हम देख सकते हैं। अगर चुनाव की बात करें, यहाँ से जो पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जो भी जगबीर मलिक उम्मीदवार है, ये मलिक गोत्र से आते हैं। यहाँ पर मलिक गोत्र के काफी गांव है और मलिक गोत्र इस इलाके का सबसे बड़ा गोत्र है। तो यहाँ पर जब चुनाव आता है तो वो सबसे पहले जातिगत आता है, फिर जातिगत के बाद वो गोत्र पर भी आकर सिमट जाता है। अगर मलिक गोत्र सारा एक साइड में हो जाता है, मलिक गोत्र के जितने भी गाँव है, तो यहाँ पर जगबीर मलिक एक कड़ा मुकाबला दे सकते हैं बाकी उम्मीदवारों को। और उनके पीछे सबसे मेन बात सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह। अनिल, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि समय कम है, इस वक्त हमें ब्रेक भी लेना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी ब्रेक लेते हैं। हालांकि अनिल की तरफ रुख दोबारा करेंगे और इस सवाल पर और अधिक तफसील से चर्चा करेंगे। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। फिर से रुक करते हैं अनिल मोर की तरफ, जो इस वक्त सोनीपत में है, जनता के बीच में। हालांकि वो घिरे हुए हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे जनता की समस्याएं। अनिल, मैं सबसे पहले आपसे चाहूंगी, आप जो आपके पास लोग हैं उनसे समस्याएं पूछे कि आखिर उनकी इतनी नाराजगी क्यों है कांग्रेस से, समस्याएं क्या हैं उनकी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर समस्या काफी है सोनीपत की। तो अगर सोनीपत प्रॉपर शहर की सड़कें देखें, सड़कें काफी टूटी हुई है। यहाँ पर जो रेलवे ओवरब्रिज है वो सालों से बन रहे, लेकिन वो अभी तक बने नहीं है। कई बड़े प्रोजेक्ट है, रेलवे कोच फैक्ट्री बात है, वो फैक्ट्री आ तो गई, लेकिन वो कागजों तक आई है। यहाँ पर कई प्रोजेक्ट है जो सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया। हम लोगों से बात करते हैं, अभी आपने बताया कि अगर आपके शहर की बात करें, आप काउंसलर है, शहर की समस्या। शहर की समस्या बताऊंगा सर, ऐसा जी कोई भी काम करेगा आदमी तो उसमें एक बार दिक्कत तो आएगी।
ऐसा कुछ एक ठेकेदार ऐसा ढीला आ गया कि भाई चलो काम देरी से भी होया। अगर यही काम 6 महीने या साल पहले हो जाती तो हुड्डा साहब की वाई होती। तो ये तो हम भी मानते हैं भाई शहर में थोड़ी दिक्कत है आने जाने के रास्ते की, तो वो थोड़ा काम लेट शुरू हुआ है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत है, ये हो जाएगा। और प्रोजेक्ट रहा भाई साहब सोनीपत में 8 यूनिवर्सिटियाँ, हॉस्पिटल, कॉलेज, क्या दिया है। एजुकेशन सिटी का भी विरोध हुआ। नहीं विरोध तो भाई साहब होता है, काम करेगा उसका विरोध भी होता है। काम करने में हुड्डा साहब ने कोई कसर नहीं डाली भाई साहब। जो काम हुड्डा साहब ने 9 साल में किए हैं वो पीछे 40 साल में नहीं हुए हैं। सोनीपत में काफी जमीन अधिग्रहण हुआ, काफी विरोध हुआ जमीन अधिग्रहण का, क्या कहेंगे? एक बात बताओ, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो वो हुड्डा साहब अपने सर पे थोड़ी उगाएंगे, वो तो जमीन पे काम चालू होगा भाई साहब, उसमें जमीन तो एक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। हुड्डा साहब ने इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लाया है, अब ये आपका कहना है कि काम चल रहे हैं लेकिन थोड़ा लेट चल रहे हैं काम। एक और हमारे सज्जन है, आप बताइए अगर सोनीपत की समस्याएं किस तरह की? मैं ऐसा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करता हूं। इसके लिए जो काम चल रहे हैं 60 साल से कोई नहीं कर पाया। और ये काम जो चल रहे हैं फ्लाईओवर का, अंडरपास का, जो ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराए है 60 साल से आज तक किसी सीएम ने नहीं करवाए। अतः इनका करने के लिए इसका धन्यवाद है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आज की डेट में पीएम चाहिए नरेंद्र सिंह मोदी, जो कि राहुल और सोनिया गांधी ने देश को बेचने की कगार पर ला दिया है। काफी मजी हुई बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री हुड्डा। हाँ, हमारे यही विचार हैं। आज की डेट में इस देश को प्रधानमंत्री हमारा चाहिए नरेंद्र मोदी को। तो आप वोट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं लोकसभा वाले? ऐसा है जी, कोशिश को वोट दें या हम किसी को भी वोट दें, वोट देने का हमारा अधिकार है। हम वोट किसी को भी दे सकते हैं। नीचे की वोट तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देंगे ही, और बाकी अभी हम अपना सोच विचार करके अपनी वोट किस कैंडिडेट को देनी है वो हमारा अधिकार है, वो हम सोच विचार को वोट देना आपका अधिकार। अगर आपसे पूछें आपके शहर की समस्याएं किस तरह की है पूरे लोकसभा क्षेत्र? एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने पे जाना दुभर हो गया है, आदमी बाइक क्या पैदल भी नहीं जा सकता है, और इसके लिए हम भाजपा को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री। तो आपकी बीजेपी की सोनीपत में तो वो ये ना ग्रांट नहीं मिल पा रही है उनको, वो चिल्ला के मर गई विधानसभा में, उनको कोई ग्रांट पास नहीं हुई है, ऊपर से 1 रुपए की ग्रांट पास नहीं हुई है। और दूसरा क्या है, नरेंद्र मोदी को हम पूर्ण बहुमत से लाएंगे अब की बार। पूंजीवाद, जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ के हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए। साथ एक युवा है काफी, अगर आपकी बात करें आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? हम लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, लेकिन जो यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देंगे। उन्होंने बहुत ही कार्य किए हैं, लगभग 6 महीने बाद सोनीपत को रोहतक से भी अच्छा बना देंगे। सोनीपत सीट की हम बात करें और इसी मुद्दे पर हम लोगों से भी राय मांग रहे हैं। तो इस वक्त रोहतक से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पे। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा सोनीपत क्षेत्र में जाटलैंड। जी अनिल, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा मैडम, सोनीपत लोकसभा सीट में जाटलैंड का बहुत ही अहम हिस्सा है, जो पूरे सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी को अहम रोल रहेगा जाटलैंड का। यही सीट सोनीपत सीट जो है ना बहुत ही हॉट सीट है, जो आगे लोकसभा एमपी के इलेक्शन को और एमएलए के इलेक्शन को भी यहाँ से निर्धारित करेगी हरियाणा में किसकी सरकार आने वाली है। और हुड्डा सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं सोनीपत में, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आए, और जो सड़कों शहर का काम है वो थोड़ा लेट शुरू हुआ, इससे लोगों में थोड़ी नाराजगी है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दोबारा से देखना सभी लोग जो ये कह रहे हैं हम उसको बीजेपी को इन लोगों को वोट देंगे, हुड्डा साहब के साथ खड़े होंगे। जो बीजेपी कह रहे कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, वो कांग्रेस से भागे हुए भ्रष्टाचार को टिकट दे रही है, वो तो भ्रष्टाचार को अपने में इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। तो कहीं ना कहीं अगर जनता की बात करें तो जनता काफी मंजी हुई बात कर रही है। अगर हम सोनीपत की जनता की बात करें तो ऊपर के और नीचे के एक अलग तरह का शब्द हमें मिला, लेकिन काफी अच्छा और मजा हुआ। अगर हम सरल भाषा की बात करें, अगर हम बात करें सोनीपत की, तो एक ऊपर की और नीचे की वोट का भी एक नया हमें पता चला। अगर हम कहें तो इस बात से इनकार नहीं करेंगे, जनता के द्वारा हमें ये पता चला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हुड्डा से जनता खुश है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं तो जिससे जनता कहीं ना कहीं नाराज भी है। इसलिए ऊपर के और नीचे के एक नए शब्द का जनता ने इजाद किया। फिर से रुक करते हैं अनिल की तरफ। जी अनिल, आप समस्याएं पूछ रहे थे लोगों से।
नेहा मैं आपको बता दूं यहाँ सोनीपत के वोटर है काफी जागरूक वोटर है। इनका साफ तौर पर कहना कहीं वो ऊपर वाली वोट यानी लोकसभा की वोट नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में आएंगे वो ना नरेंद्र मोदी को देखेंगे, ना बीजेपी को, ना इनेलो के। वो इशारा सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ कर रहे हैं। सीधी सी बात है, वो नहीं चाहते कि यहाँ की चौधरी यहाँ से जाए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। अगर आपकी बात करें, आपके पूरे सोनीपत में किस तरह की समस्याएं हैं? हम जो वोट देंगे लोकसभा क्षेत्र में विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास के नाम पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत ही अच्छे विकास कार्य किए हैं, बहुत ही सोची समझी उसके तहत विकास कार्य किए हैं। और जो एक सबसे बड़ा काम किया है उसने, जो जाटों को आरक्षण दिलाने में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़के और जो जाटों को आरक्षण दिलवाया है, वो सबसे बड़ा काम किया जो आज तक चाहे तो छोटराम ने किया, चौधरी छोटराम ने किया, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो जाटों के लिए किया वो उसने किया है। बिल्कुल चुनाव में। और भ्रष्टाचार का जन्मदाता पहले बताते थे भजनलाल को। और भ्रष्टाचारी कौन होता है? जो पकड़ा जाए वही चोर होता है। तो भ्रष्टाचारी तो आज जेल में बंद हैं और इसलिए इन लोग कोई भी वोट नहीं देगा, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही वोट देंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही वोट देंगे। बिल्कुल, लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं हमारे साथ। देख सकते हैं आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? हम तो भाई साहब हम हेलो हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। किस वजह से देंगे? कोशक काशक को नहीं देंगे, हम नरेंद्र मोदी को देंगे। और नू देंगे अगे पाकिस्तान क्यों नहीं? रमेश कोशक को नहीं, नरेंद्र मोदी को देंगे। और सुनो एक मिनट भाई, क्यों देंगे? उसका कारण है पाकिस्तान की घुसपैठ होती है रोज। पाकिस्तान की कोई ताकत नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होगा जब घुसपैठ करेगा, भीतर को देगा। चीन है अपनी सीमा हमारी घेर रही है। चीन को माफ कर नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री हो जाएगा उस दिन चीन माफ करने का देंगे। भारत की सीमा है, इसको आप पूरी बात। बिल्कुल बिल्कुल, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर भी वोट देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम तो नरेंद्र मोदी का ले रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि वो रमेश कोशी को वोट नहीं देंगे। और इसी तरह एक सज्जन, आप बताइए वजह क्या है? रमेश कोशी को इसलिए वोट नहीं दे रहे, पहले वो अविपा में था, फिर ये कांग्रेस में आया। क्या ये ऊपर से उतर का हर साल यही बनेगा? ये पदम है, बहुत अच्छा है, हम पदम की वोट देंगे। तो दल बदल की वजह से आप नाराज बदलू है? रमेश कोशी के एक नंबर दल बदलू है, भ्रष्टाचारी है। देखिए लोग नाराज है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि रमेश कोशी ने जो दल बदले उस वजह से कुछ नाराज है। ये रमेश कोशी की बजाय इनेलो को वोट दे सकते हैं। इनको लगता है कि इनेलो अगर जीतती है तो वो मोदी को ही समर्थन देंगे। जाट लैंड के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगी। अगर हम सोनीपत सीट की बात करते हैं तो एक जाट लैंड है, तो कांग्रेस ने जाट कैंडिडेट उतारा है। उसके बाद अगर हम इनेलो की बात करें तो उन्होंने भी जाट कैंडिडेट उतारा है। कितना फर्क पड़ेगा इस चीज का? क्या ठीक है, सुषमान की गलती जल्दी देखिए अगर सोनीपत की बात करें, बिल्कुल जाट बहुल इलाका है। यहाँ पर जाट मतदाता सबसे ज्यादा, और यहाँ पर जाट मतदाता ही डिसाइड करते कि उम्मीद कि किस पार्टी को जिताना, किसको हराना। अगर पिछले चुनाव की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस की लहर थी और मोदी के और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जितेंद्र मलिक जीत गए। लेकिन अब की बार बात करें जगबीर, हर उम्मीदवार जो जगबीर मलिक है वो मलिक गोत्र से आते हैं। मलिक गोत्र भी काफी बड़ा गोत्र है और सबसे ज्यादा गाँव यहाँ पर मलिक गोत्र के ही है। तो उसी हिसाब से जो जगबीर मलिक गोहाना से विधायक भी और जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास है, उनकी बदौलत वो टिकट भी लाए। अगर दूसरी पार्टी इनेलो की बात करें, इनेलो का यहाँ पर अपना एक खुद का कैडर, उनका ट्रेडिशनल वोट है। और जो दहिया है, जो उनके उम्मीदवार पदम दहिया भी एक बड़ा गोत्र है, तो वो ये मानकर चल रहे कि जो दहिया गोत्र है उनकी तरफ लामबद्ध हो सकता है। और साथ ही जो इनेलो का ट्रेडिशनल वोट है उनका वोट बैंक है। इसी तरह जो आप आम आदमी पार्टी की बात भी कर लें, आम आदमी पार्टी की बात मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ सोनीपत है और यहाँ पर सोनीपत के काफी ऐसे वोटर है, युवा है जो, और कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजगार करने दिल्ली में जाते हैं। तो इस वजह से जो यहाँ पर जयसिंह ठेकेदार को उतारा वो भी जाट समुदाय से आते हैं। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी से यहाँ से, पर बीजेपी ने रमेश कौशिक पर दाव खेला। रमेश कौशिक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बिल्कुल सभी पार्टियों ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की। यहाँ पर कुछ पार्टियों ने गोत्र का समीकरण साधा तो कुछ पार्टियों ने जातिगत समीकरण साधा है। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये मुकाबला त्रिकोणीय इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा, क्योंकि तीनों ही बड़ी पार्टियां। और इसी तरह से और जो टिकटें दी गई, टिकटों की बांट भी इसी तरह दी गई। जो जगबीर मलिक है, मलिक गोत्र से आते हैं, हुड्डा के खास, और जो पदम दहिया वो इनेलो के विश्वास पात्र माने जाते हैं, ओम प्रकाश चौटाला के, और रमेश कौशिक पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है।
जी अनिल, आपकी तरफ दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं जो कि पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, जयवेंद्र हुड्डा। जयवेंद्र हुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पे। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी हुड्डा जी, पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, तभी आप मुझसे बात कर पाएंगे और मैं आपकी बात सुन पाऊंगी। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर जी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने इतना विकास किया है जी, विकास के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट देने का कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी विकास, अगर विकास की तुलना करें गुजरात से, हरियाणा काफी आगे है और इसको बता चढ़ा के दिखाया जाता है और कुछ नहीं है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाओ। हम तो ये कहते हैं सोनीपत की जनता से, सोनीपत की जनता और पूरे हरियाणा जनता को पता है कि इन्होंने बीजेपी ने कैंडिडेट सारे कांग्रेस के कैंडिडेट उतारे हैं, उधार लेके कैंडिडेट उतारे, इनके पास कोई अपना खुद का कैंडिडेट भी नहीं था। मैं सोनीपत की जनता से अपील करना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हो तो कांग्रेस का वोट दो। इससे कांग्रेस ने बहुत विकास किया है और तीसरी बार भी मैं कहता हूँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। मैं इस बात को सोनीपत की जनता से अपील करना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि विकास में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कोई कमी नहीं छोड़ दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयवेंद्र जी आपका हरियाणा न्यूज में फोन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कांग्रेस के पास एक विकास का मुद्दा है तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जारी रहेगा सिटी का स्कैन। देखिए आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश सिटी स्कैन अभी भी जारी है। अब सीधे रुक करते हैं अनिल की तरफ जो इस वक्त सोनीपत की जनता के साथ घिरे हुए हैं। अनिल, हम बात कर रहे थे आरक्षण मुद्दे की, हमने बात की रमेश कौशिक पर जो उन्होंने दल बदले, हमने कई चीजों पर बात की, लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किस बात का इफेक्ट पड़ेगा, मोदी फैक्टर, रमेश कौशिक का दल बदलना, जाट फैक्टर या आरक्षण, सबसे ज्यादा किस मुद्दे का इफेक्ट रहेगा सोनीपत पे? देखिए मैं आपको बताऊंगा उससे पहले एक सज्जन हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं। आपके हिसाब से इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कितना असर रह सकता है? सर असर तो काफी है, मुद्दा है विकास कार्य जो हमें मेरे भाई साहब बोल रहे थे, विकास कार्य कांग्रेस ने काफी क्या मुद्दा है जी, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना फैलाया कांग्रेस ने जो पूरी उन्होंने हद पार कर चुकी है। आपके ख्याल से चुनाव किस तरह का रह सकता है? हमारे तरफ से ये ऐसा जी, कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं मैं, मतलब विपक्ष में इनने नवीन जिंदल यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत में, हमारे बालक का किसी का भी एडमिशन नहीं हो सकता, उसमें हो गया तो हम 7-8 या लाख महीने में कहीं से भी नहीं पे कर सकते, गेट पर भी नहीं जा सकते, गेट पर भी हम हमारे गेट पर भी नहीं खड़े हो सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर सोनीपत की बात करें, यहाँ पर चुनाव कई तरह का बनेगा। यहाँ पर एक कांग्रेस की तरफ से चौधर का चुनाव लड़ा जाएगा, यहाँ पर जगबीर मलिक खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ पर उनका चुनाव मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्वस्थ होते तो वो यहाँ पर बिल्कुल सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करते, तो कांग्रेस के लिए चुनाव चौधर का रहेगा। अगर विपक्षी पार्टी की बात करें, जो इनेलो है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर वोट मांगने जा रही है और यहाँ पर उनका एक अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी सिर्फ वन मैन आर्मी हमें दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं और पूरी की पूरी पार्टी मोदी मैं हो चुकी है, तो बीजेपी मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, वो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इस बार चुनावी समर में उतरी है। जी अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा, एक तरह से दाव पेच में फंसा हुआ मामला लग रहा है, लेकिन आखिरकार हम यही कहेंगे फैसला जनता का है और जनता को ही लेना है। तो अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सोनीपत की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो सीधे हमारे साथ जुड़ी रही।
और इस वक्त हमारे एक दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्म कुमार। धर्म कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पे। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ जाएंगे तिहाड़ से, ये सारे कांग्रेसी एक ही जगह मिलेगी इनको छुपने के लिए, और वो है तिहाड़ जेल जी। इन्होंने षड्यंत्र के दौरान चौटाला को जेल के अंदर दिया हुआ है, इसीलिए नहीं निकाल रहा है ये हुड्डा। ये हुड्डा सबसे भ्रष्टाचारी आदमी है, रमेश कौशिक भ्रष्टाचारी है जी। धर्म कुमार जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जनता का मंच है, यहाँ पर सभी लोग आपको सुन रहे हैं, तो थोड़े मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी। मैं ये बता रहा हूँ, जिस दिन ये चौटाला साहब को बाहर निकाल देंगे उसी दिन बीजेपी चौटाला साहब के साथ आ जाएगी जी। ये इसीलिए साथ नहीं आ रही, इनको ये घमंड है कि हम मोदी के नाम पर 10 की 10 सीट लेके आएंगे, लेकिन इनकी 2 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। मैं ये बात कह रहा हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म कुमार जी आपका हरियाणा न्यूज को फोन करने के लिए। तो अगर हम सोनीपत की बात करें, सोनीपत सीट की अगर हम बात करें, तो सोनीपत सीट एक जाट लैंड है, जाट बहुल इलाका है, और कांग्रेस ने यहाँ से जगबीर सिंह मलिक को उतारा है, इनेलो ने यहाँ पदम सिंह दहिया को उतारा है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो रमेश कौशिक को उतारा है, आप पार्टी ने यदुवीर खियालिया को, तो बीएसपी ने शुभन शर्मा को। हालांकि अगर हम जाटों में भी बात करें तो मलिक गोत्र के इसमें काफी जाट है। और इस वक्त गुड़गांव से माही हमारे साथ जुड़ गए हैं। माही, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ जी, ये जो अभी आरक्षण का मुद्दा उठा है जी, जस्ट वोट बैंकिंग, बस वो वोट को मतलब जी जी एक्सो करने के लिए, अदरवाइज कोई वो नहीं है। आज से पहले को भी जाटों को आरक्षण नहीं मिला, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने धरने हुए जी। तो अभी मतलब चुनाव सिर पे है, 8 या 10 तारीख को, आई थिंक 10 तारीख को चुनाव है जी मैम जी। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं सबको लगता है किसी तकनीकी खराबी के कारण हमारा माही से अभी फिलहाल संपर्क नहीं है, लेकिन जिस तरह की माही बात कर रही थी, आरक्षण के मुद्दे पर बात कर रही थी वो। और इस वक्त गुड़गांव से नरेश हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, जो को आरक्षण दिया है जिसको मैं बहुत गलत मानता हूँ जी, क्योंकि ये सारी राजनीति है। अब जैसे बीसी जो हरियाणा के जो बैकवर्ड के हैं कैंडिडेट, उनकी जो वैकेंसी है वो बैकलॉग में पड़ी हुई है जी, और जाटों की जो वैकेंसीज हैं वो सारी भर गई है हरियाणा में, उनके लिए फिर भी आरक्षण दे दिया है। जी जी, सुनाई दे रहा है आपको मेरा मतलब? समझ रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। जो रीजन बैकवर्ड है उनकी जो वैकेंसीज हैं जो वो बैकलॉग की पड़ी हुई है जी जी जी, उनकी तो भरी नहीं गई है, लेकिन तो फिर भी आरक्षण दे दिया है दोबारा से उनको इन वैकेंसी में आने के लिए जी। ये आरक्षण बहुत गलत दिया गया है जी। इनकी कंडीशन वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है हरियाणा में। जी जी। नरेश जी, आपका बहुत बहुत पॉलिटिकल जितने भी हैं सारे इनके हैं, पॉलिटिशियन जितने भी हैं सारे इनके हैं, बदमाश इनके हैं सारे, सब कुछ तो इनका है, फिर भी इनको आरक्षण दे दिया है जी। नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर न्यूज में फोन करने के लिए। तो जिस तरह से लोगों ने अपनी राय रखी, कुछ आरक्षण के मुद्दे में पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, कुछ मोदी के पक्ष में थे, कुछ मोदी के विपक्ष में थे, कुछ अगर रमेश कौशिक की बात करें तो उनके दल बदल पर भी चर्चा कर रहे थे, कुछ जो जाटों को आरक्षण मिला उसके मुद्दे पर भी थे, कुछ हुड्डा के पक्ष में थे, कुछ हुड्डा के विपक्ष में थे। तो यहाँ पर जनता की एक मिली जुली राय मिली। बेशक सोनीपत की अगर हम बात करें तो एक जाट कोर लैंड है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जनता काफी जागरूक है। आखिरकार फैसला भी आपका है, हमने आपको आंकड़े दिखाए, हमने आप ही से चर्चा की, तो अंत में हम यही कहेंगे, वोट अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।